नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस बिहार विधानसभा चुनाव की लगातार परिणामों की अब अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा समीक्षा की जा रही है। विशेषकर जो विपक्ष के दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के लोग इस चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं। मुकेश सहनी भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठकर पटना के होटल मौर्या में इस चुनावी पराजय की समीक्षा कर रहे हैं। तो आज सवाल ये उठ रहा है कि एनडीए की ये भारी विजय जो बिहार में हुई, जिसमें 243 में 202 सीटें जीतने में कामयाब रही एनडीए, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि मैन ऑफ द मैच कौन होगा, अगर कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने इस चुनाव परिणाम को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो कई मुद्दे आते हैं सामने। उसमें सबसे पहला मुद्दा आता है नीतीश कुमार का फ्री बीज। जिस प्रकार से 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया, जिस प्रकार से 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए, जिस प्रकार से पेंशन को बढ़ाकर 400 से 1100 किया गया। इसके अलावा चुनाव आयोग का भी आशीर्वाद कहीं ना कहीं रहा। जीविका दीदियों का जिस प्रकार से यह जिम्मेवारी दी गई कि मतदाता सत्यापन बूथ पर, तो इलेक्शन कमीशन के सिस्टम में जीविका दीदियों को लाया गया। ये सब कई कारण रहे, लेकिन कुछ कारण ऐसे थे जो नंगी आंखों से नहीं दिखते थे। उसमें एक सबसे बड़ा कारण था अमित शाह की भूमिका। आप कभी कल्पना कर सकते थे क्या कि देश का गृह मंत्री एक एक विधानसभा सीट पर नजर रख रहा हो? उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, बीजेपी ने पटना साहिब विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बदला था। विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव के बदले एक नया उम्मीदवार रत्नेश कुशवाहा को बीजेपी ने इस बार टिकट दिया, और वहां पर पटना के मेयर सीता साहू के पुत्र शिशिर साहू चुनाव लड़ने को उतावले थे, लेकिन अमित शाह ने उन्हें चाय पिला के मना लिया। भागलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से रोहित पांडे को उम्मीदवार बनाया था, जहां पर कि अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र अरिजीत शाश्वत चौबे ने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अमित शाह ने उनको मनाकर उनको घर बैठा दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ बगावत होने नहीं दी गई। और इसमें अमित शाह की नजर 243 विधानसभा सीटों पर, मैंने कुछ उदाहरण दिए आपको, लेकिन 243 विधानसभा सीटों पर थी कि न केवल बीजेपी के 101 विधानसभा सीट पर, बल्कि जदयू के भी 101, चिराग पासवान के 28, जीतन राम मांझी के 6, उपेंद्र कुशवाहा के 6। मतलब अमित शाह जो एक मास्टरमाइंड के रूप में, एक चाणक्य के रूप में इस चुनाव की रणनीति बना रहे थे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश का गृह मंत्री हर विधानसभा सीट पर, मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी, जीती। वहां बीजेपी के कार्यकर्ता पप्पू सिंह हैं, वो विद्रोह पर उतारू थे, लेकिन उनको अमित शाह ने खुद अपने साथ बैठकर चाय पिलाया, बातचीत किया उनसे, उनको मना लिया। मतलब वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट चल रहा था। तो एक दूसरा, इससे भी बड़ी बात, ये तो हो गई चुनाव की घोषणा के, चुनाव नामांकन खत्म होने के बाद की बातें। उससे पहले चलिए, एनडीए में भी उसी प्रकार से हलचल मची हुई थी जैसे महागठबंधन में हलचल मची हुई थी। मतलब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी के बीच सीटों का बंटवारा के मामले में तनातनी की स्थिति जैसे महागठबंधन में थी, वैसे ही एनडीए में भी तनातनी की स्थिति थी। उपेंद्र कुशवाहा उठे हुए थे, जीतन राम मांझी उठे हुए थे। चिराग पासवान को जिस प्रकार की सीटें बीजेपी ने गठबंधन में बांटी, उससे नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें आई। लेकिन इन सभी चीजों पर किस प्रकार से अमित शाह ने नियंत्रण किया, उसका उदाहरण मैं बताऊंगा आपको। जब उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए और उपेंद्र कुशवाहा ने यह बयान दिया कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, तो अमित शाह ने क्या किया, अपने मंत्रालय में राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, बिहार के बड़े नेता हैं नित्यानंद राय, उनको लगा दिया उपेंद्र कुशवाहा के पीछे। और उपेंद्र कुशवाहा के पटना आवास से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सीधा हवाई जहाज से पहुंच गए दिल्ली, अमित शाह से मिलवाया, फिर वापस पटना लेकर आए, और वही पटना हवाई अड्डे पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा क्या जाते समय कहा नथिंग इज वेल इन एनडीए, लेकिन लौट कर जब आए
तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, फिट एंड फाइन इन एनडीए। ये उपेंद्र कुशवाहा का बयान था। तो ये सफलता किसकी थी? आप याद कीजिए जीतन राम मांझी का वह बयान, जब जीतन राम मांझी 15 सीटों पर 20 सीटों पर अड़े हुए थे कि हमें राज्य स्तरीय दल का चुनाव आयोग की तरफ से राज्य स्तरीय दल का दर्जा पाने के लिए कम से कम 15 सीट लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को 100 सीटों पर तैयारी करने का आदेश दिया था जीतन राम मांझी ने। क्या हुआ? जीतन राम मांझी को किसने मनाया, किसने सेट किया? याद कीजिए वो समय जब चर्चा निकल कर आई कि लोजपा को कुछ ऐसी सीटें दी गई जो जदयू की जीती हुई सीटें थी, चाहे वो सोनवर्षा विधानसभा सीट जैसी सीट हो, और उसके बाद फिर खबर आई कि नीतीश कुमार इस कारण से नाराज हो गए हैं। फिर बीजेपी ने क्या किया? फिर अमित शाह ने नीतीश कुमार से खुद बातचीत की और खुद बातचीत करके रास्ता निकाला। चलो ठीक है, नीतीश जी की जीती हुई सीटें नहीं, बल्कि बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीटें चिराग पासवान की झोली में डाल दिया। मतलब बड़ा भाई होने का फर्ज किसने अदा किया? भारतीय जनता पार्टी ने अदा किया। वहीं महागठबंधन में क्या हो रहा था? आरजेडी अपने छोटे भाइयों, मतलब आरजेडी की तुलना में जो छोटे छोटे दल थे, उन दलों के हक पर किस प्रकार से नजरें जमाए हुए थी, उसका उदाहरण मैं बता रहा हूं। महाराजगंज विधानसभा सीट कांग्रेस की जीती हुई सीट थी। उस सीट पर एक तरफा आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। सीटों के बंटवारे से पहले ही आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को राबड़ी आवास में बुलाकर लालू यादव से सिंबल दिलवाना शुरू कर दिया और उसका फोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया पर डालवाना शुरू कर दिया। मतलब एक तरफ एनडीए में विश्वास, वहीं महागठबंधन में अविश्वास की खाई गहराती जा रही थी। तो इस प्रकार की जो व्यूह रचना, उसके बाद देखिए मास्टर स्ट्रोक नीतियों के मामले में जिस प्रकार से अमित शाह ने तारापुर में सम्राट चौधरी के चुनाव प्रचार करते हुए जिस प्रकार से भाषण दिया कि आप सम्राट जी को जिताइए, मोदी जी बड़ी जिम्मेवारी देने वाले हैं। अब बताइए, सम्राट चौधरी तो पहले से डिप्टी सीएम थे, सम्राट चौधरी थे ना पहले से डिप्टी सीएम, तो इससे बड़ी जिम्मेवारी मोदी जी देंगे, मतलब क्या था? कई लोगों को लगा ना कि डिप्टी सीएम के बदले सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। कई लोगों को लगा कि इस बार नीतीश जी को साइड कर देगी बीजेपी। कई लोगों को लगा कि क्या नीतीश जी तैयार हो गए हैं बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवाने के लिए। लगा। और याद कीजिए पिछला लोकसभा चुनाव में एनडीए की 10 सीटें घट गई थी, एनडीए 10 सीट हारी थी। क्यों? 2020 के विधानसभा चुनाव में विशेषकर ये मगध प्रमंडल, पटना प्रमंडल माने जो मगध और शाहबाद का इलाका कहलाता है, और सारण प्रमंडल, इन 3 प्रमंडल में एनडीए हार गई। महागठबंधन को ज्यादा सीटें मिली। कारण क्या माना गया? कारण माना गया ये कि कुशवाहा मतदाता लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव 2020 में भी एनडीए से नाराज हो गए थे, एनडीए के साथ नहीं थे। आरजेडी को कुशवाहा जाति का वोट मिला था। यही कारण था कि अमित शाह ने कहा कि मोदी जी आप सम्राट चौधरी को जितवाइए, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा जिम्मेवारी देने वाले हैं। तो लोगों को लगा कि कुशवाहा का बेटा सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकता है। खैर मुख्यमंत्री नहीं बना, बिहार का गृह मंत्री तो बना। 20 वर्षों के बाद पहली बार नीतीश कुमार से बीजेपी होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय लेकर सम्राट चौधरी को देने में सब सफल हो गई। जिस बीजेपी के बारे में यह कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी 3 नंबर की पार्टी बनेगी, मुझे खुद लग रहा था कि बीजेपी तीसरे नंबर पे आएगी, सबसे बड़ा दल जनता दल यूनाइटेड होगा। कारण क्या था? कारण यह था कि कई सीटों पर ऐसे उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकट दिया था जिससे यह लग रहा था कि उस उम्मीदवार के खिलाफ स्थानीय स्तर पर असंतोष है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी उतने इनर्जाइज नहीं हैं अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए। लेकिन अमित शाह ने क्या किया?
हजारों की संख्या में बिहार से बाहर के कार्यकर्ताओं को बुलाकर बड़े बड़े नेताओं को एक एक विधानसभा सीट की जिम्मेवारी देकर हर उस सीट जो फंसी हुई दिख रही थी उस सीट को जीतने में सक्षम हुए अमित शाह। कई सीटें बीजेपी की फंसी हुई थी और जब परिणाम आया तो उन सीटों का परिणाम चमत्कारी था। चमत्कारी इसलिए नहीं था कि जो वो मुद्दे मैंने बताए शुरुआत में, उन मुद्दों का असर था, कहीं कोई दो मत नहीं है। चाहे वो फ्री बिजली हो, पेंशन हो, महिलाओं के खाते में पैसा डालना हो या फिर जीविका दीदियों का इस्तेमाल करना हो, सबका असर था। लेकिन इतना बड़ा असर बगैर इलेक्शन मैनेजमेंट और बगैर बूथ मैनेजमेंट के संभव नहीं है। क्या ऐसा कोई प्रयास महागठबंधन की तरफ से बूथ मैनेजमेंट के लिए किया गया? क्या ऐसा कोई प्रयास किसी विधानसभा सीट पर महागठबंधन की तरफ से किया गया कि नहीं महागठबंधन का एक ही उम्मीदवार हो? क्या महागठबंधन के दल के बड़े नेताओं के द्वारा, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, मुकेश सहनी हो, ऐसे किसी उम्मीदवार से बात की गई जो आरजेडी के और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ फ्रेंडली फाइट कर रहे थे? नहीं किया गया। यही सबसे बड़ा अंतर है। उसके बाद नैरेटिव तैयार करना, एक तो शुरू दिन से, पहले दिन से ही एकदम कि महिलाएं आरजेडी के साथ नहीं जाएगी, महिलाएं एनडीए के साथ है, महिलाएं मोदी और नीतीश के साथ है। बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए, कि नरेंद्र और नीतीश आपके ये दो भाई ही बिहार का कल्याण करेंगे, आपके ये दो भाई नरेंद्र और नीतीश ही बिहार का कल्याण करेंगे। इस प्रकार के होर्डिंग बड़े बड़े लगाए गए। और दूसरी तरफ कनपट्टी में कट्टा वाला जो गीत था, उस गीत पर प्रधानमंत्री भी कूद पड़े, उस गीत पर भाषण देने में, बताने में कि ये लोग आएंगे तो कट्टा निकलेगा, कट्टा, ये कट्टा वाली पार्टियां हैं। और परिणाम वही ढाक के तीन पात जो हर बार होता है कि आरजेडी के अग्रेसिव चुनाव प्रचार से डरकर गैर यादव पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज आरजेडी के यादव मुस्लिम समीकरण के खिलाफ एकजुट हो जाते थे। वही इस बार भी हुआ। क्या इससे पार पाने के लिए चुनाव परिणाम आने के बाद आरजेडी ने कुछ जो 27 या 23 ऐसे ही कुछ संख्या है जिन लोगों ने ये गीत बनाया था, उन लोगों को नोटिस देने का एक औपचारिकता निभाती हुई दिख रही है आरजेडी। क्या इनको चुनाव से पहले इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? यदि आरजेडी के नेतृत्व के इच्छा के बगैर ये सब चीजें की जा रही थी तो आप समाज के अन्य वर्गों के बीच आप विष घोल रहे थे, आप लोगों को डरा रहे थे, लोगों को याद दिला रहे थे 90 से 2005 की बात। और वही काम तो बीजेपी कर रही थी। जो काम बीजेपी कर रही थी कि आरजेडी के लालू यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल से बिहार की जनता को, गैर यादव गैर मुसलमान आबादी को डरा रही थी बीजेपी, वही काम तो आरजेडी भी कर रही थी। वही काम तो तेजस्वी यादव के गुर्गे भी कर रहे थे। मैं गुर्गे शब्द का इस्तेमाल ऐसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसे लोग राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होते। जो लोग गाली गलौज की भाषा बोलते हैं, समाज में विद्वेष फैलाने की बात करते हैं, वो लोग राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होते। ये इन लोगों को गुर्गा कहना ही ज्यादा बेहतर है। तो क्या जो काम अमित शाह कर रहे थे, क्या वही काम आरजेडी में कोई भी ऐसा था जो कर रहा था? महागठबंधन के अंदर नहीं कर रहा था। अपने ही दलों को, अपने ही गठबंधन के सहयोगियों को हराने की साजिश रची जा रही थी। क्या एनडीए में किसी दल ने इस बार यह प्रयास किया कि पिछली बार हुआ था? पिछली बार 2020 में बीजेपी के भी कुछ लोगों ने मिलकर चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार को आधा कर देने की कोशिश की थी, उसमें सफल हुए थे। लेकिन इस बार तो किसी ने नहीं किया था। इस बार एनडीए में महागठबंधन में सब के सब एक दूसरे को हरवाने का प्रयास कर रहे थे। खुद जीतने के बदले कांग्रेस आरजेडी को हरवाने का प्रयास कर रही थी, आरजेडी कांग्रेस को हराने का प्रयास कर रहे थे। मुकेश सहनी औकात दिखवा रहे थे तेजस्वी यादव को। सब एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रही थी। ये तो नंगी आंखों से दिख रहा है। वहीं एनडीए को, पूरे पांचों दलों को पांडव बनाकर
अगर कोई चुनाव लड़ रहा था, चुनाव का नेतृत्व कर रहा था, तो वो चेहरा था अमित शाह का। आपको याद होगा मित्रों, इस चुनाव से पहले जब कभी भी अमित शाह का पटना आना होता था, हर बार अमित शाह मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार से मिलने जाया करते थे। इस बार पहली बार अमित शाह जितनी बार भी पटना आए इस चुनाव अभियान के दौरान, हर बार नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने गए। इसका मतलब यह नहीं है मैं कह रहा हूं कि पहले नीतीश कुमार बड़े थे, अमित शाह छोटे थे, या इस बार अमित शाह बड़े हो गए और नीतीश कुमार छोटे हो गए। यह कहने का मतलब नहीं है। यह कहने का मतलब मेरा केवल इतना है कि जो एक योजना बनी, योजना क्या बनी? योजना बनी एनडीए में कि नहीं, हम सब एक यूनिट के रूप में दिखेंगे, एक इकाई के रूप में दिखेंगे। वो इकाई के रूप में दिखना काम कर गया। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी, या इस विधानसभा चुनाव से पहले भी, जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था चिराग पासवान के खिलाफ कि बोध गया विधानसभा सीट से हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उनके उम्मीदवार ने नामांकन भी कर दिया था, लेकिन नाम वापस ले लिया। लोगों ने कहा कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच बहुत गड़बड़ चल रहा है, एक दूसरे को हराने का कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हुआ? अंत में जीतन राम मांझी के पुत्रवधू दीपा मांझी के विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए चिराग पासवान भी पहुंचे। और किस प्रकार से शब्दों का आदान प्रदान हुआ? आदान प्रदान यह हुआ कि मेरी भाभी दीपा मांझी को आप चुनाव जिताइए। परिणाम क्या हुआ? उपचुनाव हुआ था इमामगंज में पिछले ही वर्ष। जब उपचुनाव हुआ था तो उसमें वहां पर एक जनसुराज के उम्मीदवार थे डॉक्टर जितेंद्र पासवान, जिनको लगभग 40,000 से ज्यादा वोट मिला था। इस बार जनसुराज के उम्मीदवार को कितना वोट मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए मिला जनसुराज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को 2024 के उपचुनाव में, चूंकि लोग मैसेज क्या था? मैसेज था कि चिराग पासवान नहीं चाहते दीपा मांझी की जीत। इसीलिए पासवान जाति के मतदाताओं ने इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में जीतन राम मांझी की बहू को वोट नहीं दिया था। लेकिन इस बार जब जीतन राम मांझी के बहू के चुनाव प्रचार में चिराग पासवान पहुंचे प्रचार करने के लिए, तो फिर परिणाम क्या रहा? आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए आप। भारी मतों से जीत हुई है दीपा मांझी की। तो यह परिवर्तन हुआ। तो इसीलिए अमित शाह ने एक ऐसी स्थिति से एनडीए को निकाल कर ले गए और ऐतिहासिक जीत दिलाई, जहां चुनाव शुरू होने से पहले जितने भी सर्वे, जितने भी ओपिनियन पोल हो रहे थे, हर का आंकड़ा क्या आ रहा था? हर में आंकड़ा आ रहा था कि आरजेडी के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चॉइस में पहले नंबर पर हैं। और यहां बिहार में जो मुकाबला होने वाला है वो कांटों का मुकाबला होने वाला है। कांटों का, कोई भी गठबंधन चुनाव जीत सकती है। लेकिन जब परिणाम निकल कर आया तो महागठबंधन चारों खानी जीत थी। एक तरफा चुनाव दिखा बिहार में। तो ये सभी अगर मोटे तौर पे देखेंगे आप तो फ्री बीज की भूमिका रही जरूर, लेकिन उससे भी बड़ी भूमिका रही मैनेजमेंट की। और इस मैनेजमेंट के सीईओ थे अमित शाह। आप इन बातों से किस हद तक सहमत हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। हमारा प्रयास हर वक्त होगा निष्पक्ष विश्लेषण करना किसी भी राजनीति का। एक ही दल, एक ही व्यक्ति कि हम उसके गुण दोष के आधार पर, गुणों के आधार पर प्रशंसा करेंगे, उसकी गलतियों के लिए उसकी आलोचना करेंगे। यह पॉलिटिकल आइडिया का हमारा कमिटमेंट है, ठीक है। इससे आप कितने सहमत हैं? हाँ, क्योंकि जब हम प्रशंसा करते हैं किसी भी दल का तो मुझे लगता है कि विपक्ष के समर्थकों को और ज्यादा सुनना चाहिए और अपने दल तक, क्योंकि देखिए जीवन एक ऐसा जीवन का नाम है यह सीखना। और सीखने के लिए सबसे बेहतर होता है दुश्मन के अच्छाई को सीखिए। अगर आप दुश्मन मानते हैं, वैसे राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, प्रतिद्वंदी होता है, लेकिन आपको अपने प्रतिद्वंदी से सीखना चाहिए। जो जितना जल्दी सीखता है उतना सफल होता है। इस बार मैंने बताया ना, एक केवल बात उदाहरण के लिए रिपीट कर रहा हूं मैं, जो बता चुका हूं आपको कि विधानसभा चुनाव 2020-2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुशवाहा मतों का नुकसान हुआ था। इस बार कैसे अमित शाह ने कुशवाहा मतों को अपने पाले में
पटिया लिया, मैं तो कहता हूं पटिया लिया। इससे महागठबंधन को सीखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।